तो अपन नेक्स्ट देखते हैं कि जो डाइजेस्टिव जूस सीक्रेट होते हैं उनका कंट्रोल कैसे होता है। तो सबसे पहले अपन देखते हैं सलाइवा का कंट्रोल। सलाइवा जो सीक्रेट होता है उसका कंट्रोल कैसे होता है। उसका नर्वस सिस्टम से कंट्रोल होता है, नर्वस कंट्रोल होता है और रिफ्लेक्स एक्शन से कंट्रोल होता है। फिर नेक्स्ट क्या सीक्रेट होता है, गैस्ट्रिक जूस सीक्रेट होता है और इस गैस्ट्रिक जूस का वही नर्वस कंट्रोल और रिफ्लेक्स एक्शन से कंट्रोल होता है। और इसका जो नेक्स्ट मेन कंट्रोल होता है वो कौन सा हार्मोन कंट्रोल करता है, इसको गैस्ट्रिन हार्मोन कंट्रोल करता है गैस्ट्रिक जूस के सिक्रेशन को। और ये गैस्ट्रिन क्या करेगा, ये जो गैस्ट्रिक जूस है उसके सिक्रेशन को क्या करेगा, ये इंक्रीज़ करेगा। और ये गैस्ट्रिक हार्मोन कहाँ से सीक्रेट होता है, ये स्टमक में जो जी सेल्स प्रेजेंट होते हैं ना, वहाँ से गैस्ट्रिक हार्मोन का सिक्रेशन होगा। और ये जी सेल कहाँ प्रेजेंट होते हैं, जो स्टमक का जो पायरोलिक पार्ट है, अपन ने देखा था ये कार्डियक पार्ट होता है, ये स्टमक का फंडस होता है और जो सबसे नीचे वाला पार्ट होता है उसको अपन क्या बोलते हैं, पायरोलिक पार्ट होता है। तो इस पायरोलिक पार्ट से क्या होंगे, जी सेल सीक्रेट होंगे और वो क्या करेंगे, गैस्ट्रिक हार्मोन का सिक्रेशन करेंगे, जो कि गैस्ट्रिक जूस के सिक्रेशन को क्या करेगा, बढ़ाएगा। नेक्स्ट जो हार्मोन रिलीज होता है वो कौन सा होता है, एंटेरोगेस्ट्रोन। इसको अपन जीआईपी भी बोलते हैं, गैस्ट्रिक इनहिबिटरी पेप्टाइड। और ये कहाँ से रिलीज होता है, ड्यूटेनम से रिलीज होता है और चलता हुआ कहाँ आता है, स्टमक में आता है। और ये क्या करेगा, ये जो गैस्ट्रिक जूस है उसके सिक्रेशन को कम करेगा। ये गैस्ट्रिक हार्मोन के एंटागोनिस्टिक है। गैस्ट्रिक हार्मोन तो गैस्ट्रिक जूस के सिक्रेशन को बढ़ाता है और एंटेरोगेस्ट्रोन क्या करेगा, इसके सिक्रेशन को, गैस्ट्रिक जूस के सिक्रेशन को कम करेगा। तो अपन ने सलाइवा का कंट्रोल देख लिया, गैस्ट्रिक जूस का कंट्रोल देख लिया। फिर उसके बाद में तीसरा क्या सीक्रेट होता है अपने पास, बाइल जूस सीक्रेट होता है। और ये बाइल जूस को कंट्रोल कौन करता है, कोलिसिस्टोकाइनिन पैनक्रोजाइमिन हार्मोन। कोलिसिस्टोकाइनिन हार्मोन कहाँ से सीक्रेट होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन से सीक्रेट होता है। और फिर फोर्थ क्या सीक्रेट होता है, पैनक्रियाटिक जूस सीक्रेट होता है। और ये पैनक्रियाटिक जूस को भी कौन कंट्रोल करेगा, ये कोलिसिस्टोकाइनिन। और एक और हार्मोन होता है सीक्रेटिन, वो भी क्या करता है, पैनक्रियाटिक जूस के सिक्रेशन को कंट्रोल करता है। फिर नेक्स्ट क्या होता है, इंटेस्टाइनल जूस सीक्रेट होता है। इंटेस्टाइनल जूस को अपन सकस एंटेरिकस भी बोलते हैं। और इसको जो कंट्रोल करता है वो कौन कंट्रोल करता है, एंटेरोक्राइनिन एक हार्मोन होता है जो क्या करता है, ये जो सकस एंटेरिकस है इसके सिक्रेशन को कंट्रोल करेगा। और ये भी एंटेरोक्राइनिन भी कौन सीक्रेट करेगा, स्मॉल इंटेस्टाइन सीक्रेट करेगा। और ये तो अपन ने देख लिया हार्मोनल कंट्रोल। तो ये गैस्ट्रिक जूस में दो कौन से गैस्ट्रिक हार्मोन और एंटेरोगेस्ट्रोन हार्मोन, ये बढ़ाएगा और ये कम करेगा बाइल जूस से कोलिसिस्टोकाइनिन, पैनक्रियाटिक जूस को कंट्रोल करने वाला कोलिसिस्टोकाइनिन और सिक्रेटिन हार्मोन। और जो सकस एंटेरिकस या इंटेस्टाइनल जूस को कंट्रोल करता है वो कौन सा है, एंटेरोक्राइनिन हार्मोन। ये तो हार्मोनल कंट्रोल हो गया। फिर ये जो पैरासिम्पैथिक नर्वस सिस्टम होता है, पैरासिम्पैथिक नर्वस सिस्टम होता है, ये क्या करेगा, जितने भी डाइजेस्टिव जूस है उनके सिक्रेशन को क्या करेगा, बढ़ाएगा। और इसके एंटागोनिस्टिक क्या होता है, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम होता है। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम कब एक्ट करता है, जब कोई इमरजेंसी, बॉडी में इमरजेंसी कंडीशन हो। तब अपन को पता है इमरजेंसी कंडीशन में अपन को भूख लगना बंद हो जाती है। उसका रीज़न क्या होता है, जो भी डाइजेस्टिव जूस है उनका सिक्रेशन क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो ये तो अपन ने देखा डाइजेस्टिव जूस का कंट्रोल। अब जो खाना डाइजेस्ट हो गया उसका क्या होगा, एब्जॉर्प्शन होगा। और एब्जॉर्ब होके वो क्या होगा, बॉडी सेल में यूटिलाइज होगा। तो एब्जॉर्प्शन की अपने डाइजेशन की प्रोसेस देख लिया। अब एब्जॉर्प्शन की प्रोसेस देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं माउथ कैविटी में किस किस का एब्जॉर्प्शन होगा। तो माउथ कैविटी में एक ड्रग का नाम होता है एस्पिरिन। ये क्या होता है, लाइफ सेविंग ड्रग होती है, इमरजेंसी कंडीशन में दी जाती है। और ये एस्पिरिन जो ड्रग होती है उसका जो एब्जॉर्प्शन होता है वो कहाँ होता है, माउथ कैविटी में होता है। और जो भी कोई भी जो लाइट मेडिसिन होती है उन सब का भी एब्जॉर्प्शन कहाँ होगा, माउथ कैविटी में होगा। फिर स्टमक में किस किस का एब्जॉर्प्शन होगा, स्टमक में जो एल्कोहल होता है उसका एब्जॉर्प्शन होता है, वाटर का एब्जॉर्प्शन होता है और कोई भी जो लाइट मेडिसिन होती है उनका क्या होता है, एब्जॉर्प्शन होता है। फिर थर्ड स्मॉल इंटेस्टाइन में किसका एब्जॉर्प्शन होगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में ध्यान रखना जो मैक्सिमम जो एब्जॉर्प्शन होगा वो कहाँ होगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में होगा। और यहाँ पे जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं जैसे ग्लूकोज फ्रक्टोज वगैरह, इन सब का जो एब्जॉर्प्शन होगा वो कहाँ होगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में होगा। फिर लार्ज इंटेस्टाइन में देखते हैं अपन, लार्ज इंटेस्टाइन में किसका एब्जॉर्प्शन होगा, जितने भी विटामिन है। जैसे लार्ज इंटेस्टाइन में क्या होता है, ई-कोलाई बैक्टीरिया होता है लार्ज इंटेस्टाइन में, वो क्या करता है, विटामिन B12, विटामिन K, विटामिन B1, B2 का क्या करता है, सिक्रेशन करता है। तो वो जितने भी विटामिन है वो सारे कहाँ एब्जॉर्ब होंगे, लार्ज इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब होंगे। उसके साथ साथ वाटर का एब्जॉर्प्शन होगा, मिनरल्स का एब्जॉर्प्शन होगा और ड्रग्स का एब्जॉर्प्शन होगा। अब अपन ये प्रोसेस देखते हैं कि जो मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन हो रहा है स्मॉल इंटेस्टाइन में, उसके पीछे रीज़न क्या है। तो यहाँ पे ये जो स्मॉल इंटेस्टाइन होता है इसमें क्या होता है, विलाई प्रेजेंट होते हैं। यहाँ क्या होंगे, ये ब्रश बॉर्डर कॉलमनार ब्रश बॉर्डर सेल प्रेजेंट होते हैं और इनके ऊपर क्या प्रेजेंट होती है, माइक्रोविलाई प्रेजेंट होती है। और यहाँ क्या प्रेजेंट होती हैं, विलाई प्रेजेंट होती हैं। ये दोनों मिलके क्या करती हैं, जो सरफेस एरिया होता है उसको इंक्रीज़ कर देती है और उससे क्या होगा, सरफेस एरिया इंक्रीज़ होने से क्या होगा, एब्जॉर्प्शन क्या होगा, ज़्यादा होगा। और यहाँ पे अपन ने देखा कि ये विलाई और माइक्रोविलाई है, उससे क्या हो रहा है, एब्जॉर्प्शन इंक्रीज़ हो रहा है। तो एब्जॉर्प्शन किस किस के थ्रू होगा, ब्लड कैपिलरीज होंगी। तो ब्लड कैपिलरीज में जितने भी जो भी माइन्यूट पार्टिकल्स के कंस्टिट्यूएंट है जैसे ग्लूकोज और फ्रक्टोज, गैलेक्टोज, अमीनो एसिड या स्मॉल चेन जो फैटी एसिड है, उन सब का जो एब्जॉर्प्शन होगा वो कौन कर लेगा, यहाँ पे जो प्रेजेंट ब्लड कैपिलरीज हैं वो क्या कर लेंगे, इन सब का एब्जॉर्प्शन कर लेंगी। बट लास्ट में क्या बच जाएगा, जो लॉन्ग चेन जो फैटी एसिड होंगे
वो क्या होंगे, वो क्या होते हैं, लार्ज मॉलिक्यूल होते हैं, तो वो ब्लड में एंटर नहीं कर पाते अपनी बड़ी साइज़ की वजह से, तो उन्हें ये ब्लड कैपिलरी क्या करेंगे, एब्जॉर्ब नहीं कर पाएंगे। तो उनका एब्जॉर्प्शन का प्रोसेस देखते हैं अपन। यहाँ पे अपन ने देखा ब्लड कैपिलरीज होती हैं। ब्लड कैपिलरीज के साथ साथ यहाँ पे क्या होते हैं, लिम्फ वेसल होते हैं। ये लिम्फ वेसल से क्या होती हैं, ये लिम्फ कैपिलरीज निकलती हैं। इन्हीं लिम्फ कैपिलरीज को अपन क्या बोलते हैं, लैक्टियल्स बोलते हैं। तो लैक्टियल्स क्या होते हैं, लैक्टियल्स कुछ नहीं होते, जो ब्लाइंड जो लिम्फ कैपिलरीज प्रेजेंट होती है उनको अपन क्या बोलते हैं, उनको अपन क्या बोलते हैं, लैक्टियल्स बोलते हैं। तो अपन ने देख लिया ब्लड कैपिलरी में जितने भी छोटे छोटे पार्टिकल्स थे वो सब एब्जॉर्ब हो जाते हैं, और लैक्टियल्स क्या करेंगे, ये जो भी लॉन्ग चेन फैटी एसिड जो बच गया उसका क्या करेंगे, एब्जॉर्प्शन करेंगे। तो इनका एब्जॉर्प्शन का प्रोसेस क्या होगा, ये सबसे पहले लॉन्ग चेन फैटी एसिड को किस में कन्वर्ट करेंगे, माइसेल्स में कन्वर्ट करेंगे। और ये जो माइसेल में कन्वर्ट करेंगे, माइसेल कहाँ एंटर होंगे, ये जो कॉलमनार एपिथेलियल सेल है वहाँ एंटर होंगे, और इनके ऊपर क्या होगा, एक प्रोटीन की लेयर आ जाएगी, और उस प्रोटीन का एक कोट बन जाएगा, उसको अपन क्या बोलते हैं, काइलोमाइक्रोन बोलते हैं। और ये काइलोमाइक्रोन ये लैक्टियल्स क्या कर लेंगे, एब्जॉर्ब कर लेंगे। तो ब्लड कैपिलरीज में तो ये सब कुछ एब्जॉर्ब हो गया, और बाकी जो लॉन्ग चेन फैटी एसिड बची वो काइलोमाइक्रोन की हेल्प से क्या हो जाएंगी, लैक्टियल्स में एब्जॉर्ब हो जाएंगी। तो अपन ने देख लिया पूरा क्या हो गया, एब्जॉर्प्शन, खाने का डाइजेशन भी हो गया और एब्जॉर्प्शन भी हो गया। फिर एब्जॉर्प्शन की मैकेनिज्म को देखते हैं। एब्जॉर्प्शन का मैकेनिज्म देखते हैं। एब्जॉर्प्शन दो तरीके से होता है, एक तो होता है डिफ्यूजन से, और एक किससे होता है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट से। डिफ्यूजन में क्या होता है, जो भी एब्जॉर्प्शन होता है या जो भी ट्रांसपोर्ट होता है वो कैसे होता है, हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन में होता है। तो इसमें क्या होता है, कुछ भी एनर्जी या कैरियर की ज़रूरत नहीं होती, ये अपने आप कंसंट्रेशन डिफरेंस की वजह से हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन में क्या हो जाता है, मूव करता है। तो डिफ्यूजन में भी दो टाइप्स हैं, एक तो है सिंपल डिफ्यूजन और एक है फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। और ये सिंपल डिफ्यूजन की प्रोसेस से कौन कौन से पार्टिकल्स एब्जॉर्ब होते हैं, एक तो होता है ग्लूकोज, फ्रक्टोज और अमीनो एसिड। और फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन से क्या क्या एब्जॉर्ब होता है, फ्रक्टोज एब्जॉर्ब होता है, ये ध्यान रखना। फैसिलिटेटेड जो डिफ्यूजन होता है उससे क्या एब्जॉर्ब होता है, फ्रक्टोज एब्जॉर्ब होता है। तो ये तो डिफ्यूजन हो गया। अब एक्टिव ट्रांसपोर्ट में जो मैक्सिमम जो एब्जॉर्प्शन होता है वो किससे होता है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट से होगा। और इसमें क्या होगी, एनर्जी की ज़रूरत होगी, एनर्जी बोले तो एटीपी की ज़रूरत होगी, और यहाँ पे किसी कैरियर मॉलिक्यूल की भी ज़रूरत होगी। जैसे फॉर एग्जांपल कैरियर मॉलिक्यूल है सोडियम आयन, तो सोडियम आयन किसका मूवमेंट करेगा, अमीनो एसिड का, ग्लूकोज का और गैलेक्टोज का। तो जो एब्जॉर्प्शन हो रहा है सोडियम आयन की हेल्प से किस का, अमीनो एसिड का, ग्लूकोज का और गैलेक्टोज का, इसको अपन क्या बोलते हैं, सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट बोलते हैं। जो ट्रांसपोर्ट हो रहा है किसी भी आयन की हेल्प से उसको अपन क्या बोलते हैं, सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। और इसका एग्जांपल है अमीनो एसिड, ग्लूकोज और गैलेक्टोज। और ये अपन ने देखा, ये ये ट्रांसपोर्ट हो रहा है, एब्जॉर्प्शन हो रहा है। और जो फैट का अपन ने देखा ही था, एब्जॉर्प्शन किसके थ्रू हो रहा है, लैक्टियल्स के थ्रू हो रहा है। तो ये जो भी डाइजेशन हुआ, ये डाइजेस्टेड फूड हिपैटिक जो पोर्टल वेन होती है उसके थ्रू कहाँ चला जाएगा, लीवर में चला जाएगा, और लीवर से कहाँ चला जाएगा, हार्ट में चला जाएगा, और हार्ट से पूरी बॉडी में सर्कुलेट होगा और सेल के द्वारा यूज़ हो जाएगा वेरियस बॉडी फंक्शंस के लिए। तो ये अपन ने देखा पूरा प्रोसेस। फिर ये जो बाकी का आगे का प्रोसेस है वो अपन किस में देखेंगे, ये जो मेटाबॉलिज्म है जो कि अलग टॉपिक है, उसमें अपन ये बाकी का आगे का जो भी है वो देख लेंगे। तो होप सो आपको आज का लेक्चर समझ में आ गया होगा। ये सब एक्सप्लेन है लेक्चर में। अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो वीडियो के नीचे लिंक दी हुई है, आप वहाँ से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू।